नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। बागेश्वर के टनकपुर रेल लाइन के काम को लेकर बवाल हो गया है और महिलाओं ने दारांती लेकर असल में टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के लिए सर्वे का काम जारी है। लेकिन गुरुवार को जैसे ही सर्वे की टीम खुली गांव पहुंची तो गांव की महिलाओं ने दराती लेकर हंगामा किया और सर्वे की टीम को ही दौड़ा लिया। बताया जा रहा है कि खोली गांव और उसके आसपास के रेलवे स्टेशन और कॉलोनी निर्माण होना है, जिसके चलते सर्वे की टीम जमीन देखने के लिए पहुंची थी, लेकिन गांव के लोगों ने हंगामा कर दिया, जिसके चलते सर्वे की टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। खोली गांव में अधिकतर लोग खेती करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम अपने खेत नहीं देंगे। गुस्साए ग्रामीणों ने रेलवे के लगाए गए पिलरों को भी उखाड़ फेंका। इसका है कि जो हमारे शेरे में मीनिया और खोली खेत कहते हैं, दो छोटे से शेरे हैं हमारे, बीच में नाला है, उसमें हमारे खोली है, काकड़ा है, भटोली है और मीनिया है। यहाँ तक कि उड़ल गांव वालों की भी हिस्सेदारी। इतने लोग कृषि का काम करते हैं, इसी से हम अपना दरगुजर करते हैं। ये हमको पूरा ही चाहिए कहते हैं। रेल कॉलोनी यहाँ बनेगी और क्या कहते हैं यार्ड यहाँ बनेंगे, प्लेटफॉर्म यहाँ बनेंगे, तो हम लोग जाएंगे कहाँ। और अगली खबर रुड़की से है। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर केस दर्ज हुआ है। उमेश कुमार पर सोशल मीडिया के जरिए एसएसपी को धमकी देने का आरोप है कि 29 जनवरी को लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके धमकी दी गई थी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं उमेश कुमार और प्रणव सिंह के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट भी सख्त है और हाईकोर्ट ने चैंपियन को सिंचाई विभाग का बंगला देने वाले अफसर को तलब किया है और पूछा है कि जब चैंपियन विधायक नहीं है तो आवास खाली क्यों नहीं कराया गया। साथ ही ये उमेश के मामले में भी सख्ती दिखाई गई है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आपराधिक रिकॉर्ड है तो फिर वाई कैटेगरी की सुरक्षा क्यों और कैसे दी गई है। काफी समय से एक वीडियो वायरल हो रहा था जो पुलिस के संज्ञान में भी आया, तो हमारे संज्ञान में भी वो चीजें आई, तो उसमें एक एडिशनल एसआई रैंक के ऑफिसर ने पूरे वीडियो की जांच करी, तो उसमें तथ्य पाए कि वो हमारी बीएनएस की एक पर्टिकुलर सेक्शन के अकॉर्डिंग वो अपराध कवर होता है, तो उसमें हमने उसको पंजीकरण किया और आगे की कार्रवाई कर। एसटीएफ की साइबर टीम ने साइबर फ्रॉड मामले में 2 आरोपियों को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन के माध्यम से अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़कर ऑनलाइन ट्रेडिंग और आईपीओ में निवेश कर अधिक मुनाफे का लालच दिया था और पीड़ितों से अलग अलग खाते में धनराशि जमा करवाते थे। दरअसल आरोपियों ने पीड़ित को विदेशी कंपनी का प्रतिनिधि बताकर करीब 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। अपराधियों ने साइबर अपराध के लिए जिन बैंक खातों का प्रयोग किया है उसमें मात्र 4 से 5 महीने में ही लाखों रुपए का लेन देन होने का मामला सामने आया है। अगर किसी लिंक के माध्यम से कोई इन्वेस्टमेंट का अगर कोई आपको प्रमोट करता है कि ये लिंक में के माध्यम से एक वेबसाइट खुलेगी, आप पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, 6 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से इसमें संभावना रहती है कि साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। और पिथौरागढ़ पुलिस ने स्मैक की बड़ी खेप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। असल में बीते दिनों एक सीनियर सिटीजन के साथ शहर के बीचों बीच लूट हो गई थी, जिसके बाद पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। एक लुटेरा पहले भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, जिसके पास से 10 लाख की स्मैक पकड़ी गई है। अब दूसरे लुटेरे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नीरज सरकी नाम के लुटेरे के पास से 35 लाख की स्मैक भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस का कहना है कि स्मैक खरीदने के लिए ही दोनों आरोपी लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। नीरज सार्की को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके पोजीशन से 2190 रुपए व जो वादी के दस्तावेज गायब हुए थे उसमें से उसकी गैस बुक, साथ ही 116.73 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य लगभग 35 लाख प्लस आंका गया है। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। रुद्रप्रयाग में नींबू के पौधे जंगली फल निकले थे, ये खबर न्यूज 18 ने दिखाई थी। इसके बाद डीएम रुद्रप्रयाग ने मामले की जांच की थी। वहीं जांच में अपर निदेशक आरके सिंह और वक्त के जिला उद्यान अधिकारी योगेंद्र सिंह को जिम्मेवार माना गया है। आरके सिंह को चार्जशीट सौंपी गई है और जवाब मिलते ही कार्रवाई होगी। वहीं रिटायर्ड हो चुके योगेंद्र सिंह से 1315 पौधे की 70,000 की वसूली की जाएगी।
मैं न्यूज 18 का आभारी हूं कि आपके माध्यम से एक जानकारी मुझे मिली। हमने उसका तुरंत संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से उसकी जांच कराई, जिसमें यह पाया गया कि संजीवनी नर्सरी जो विकास नगर की है, उसने 1315 पौध नींबू की 8 किसानों को उस जिले में दी। जो नींबू की जगह जमीरा निकला, बताया गया कि आर.के. सिंह जी के कहने से ये पौध दी गई हैं। उनको आरोप पत्र विभाग द्वारा दे दिया गया है। इसी प्रकार योगेंद्र सिंह जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उसकी पूरी रिकवरी उनकी पेंशन से हम करेंगे। उत्तराखंड में अभी चारधाम शीतकालीन यात्रा चल रही है और 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शीतकालीन यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि शीतकालीन यात्रा आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी आर्थिक और समृद्धि का कारण बनने वाला है। सीएम का कहना है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो शीतकालीन यात्रा देश विदेश में प्रचारित होगी। इससे शीतकालीन के 10 महीने जो यहाँ के लोगों का कारोबार एक तरफ ठप हो जाता था, शीतकालीन यात्रा से लोगों का कारोबार चलेगा। पूरे देवभूमि उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है और ये यात्रा आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी आर्थिकी का और समृद्धि का कारण बनने वाली है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से ये यात्रा हमारी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाएगी। और जो 6 महीने हमारे यहाँ के लोगों के कारोबार एक तरह से बहुत कम हो जाते हैं या बंद जैसा हो जाते हैं, धाम जब बंद हो जाते हैं तो उनके लिए 6 महीने की जगह पूरे साल भर का काम होगा। उनका व्यापार भी चलेगा, रोजगार भी चलेगा, राज्य की समृद्धि भी आगे बढ़ेगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन मार्च के पहले हफ्ते से शुरू होंगे। पिछले साल सबक लेते हुए इस बार फैसले लिए गए हैं ताकि यात्रा की शुरुआत में होने वाली भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। छब्बीस फरवरी को जहां प्रयागराज का महाकुंभ संपन्न होगा, वहीं इस दिन केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय होगी। महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं, तो इस तरह भीड़ को थामने की तैयारी चारधाम यात्रा के लिए भी हो रही है। चारधाम यात्रा में भीड़ को देखते हुए रजिस्ट्रेशन का काम मार्च से पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। भीड़ को देखते हुए इस बार जहां 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे, तो वहीं 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, विकास नगर और बड़कोट में रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए जाएंगे। इस बार हमने सभी तीर्थ पुरोहितों से जो हमारे सम्मानित हैं उनसे बिल्कुल अनुमति ले ली और हम मार्च के प्रथम सप्ताह में आप मान सकते हैं कि 1 मार्च से हमारा चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास पूरा 2 महीने का वक्त हो जाएगा कि हम आराम से रजिस्ट्रेशन करें। इस बार के रजिस्ट्रेशन में हमने 60-40 का रेशियो रखा है, 60% ऑनलाइन, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जो इस चीज से अनभिज्ञ होते हैं। भीड़ के साथ चारधाम में ट्रैफिक जाम भी बड़ी मुश्किल खड़ी करती है, जो भीड़ मौसम को देखते हुए कई बार यात्रा को रोकना पड़ता है। इसी को देखते हुए इस बार होल्डिंग पॉइंट तैयार किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा भीड़ आने पर लोगों को सही जगह रोका जा सके। साल 2024 में भीड़ को देखते हुए मुख्य सचिव को कई राज्यों में यात्रियों को कंट्रोल करने के लिए अपील करनी पड़ी थी, इसलिए ऐसी नौबत न आए, इस बार नए फैसले लिए गए हैं। हमने अपने होल्डिंग पॉइंट्स भी इस बार तय कर दिए हैं। पिछली बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार ट्रैफिक की व्यवस्था के कारण गाड़ियों को ऐसी जगहों पर रुकना पड़ा था जहां पर न तो रुकने की व्यवस्था थी, न खाने की, न पीने की। इस बार ये हमारे डिसाइडेड है। हमारा सबसे बड़ा होल्डिंग पॉइंट हरिद्वार होगा, ऋषिकेश होगा, छोटा एक हम व्यासी में रखेंगे, फिर अगला बड़ा हमारा होल्डिंग पॉइंट श्रीनगर में होगा और जनपद रुद्रप्रयाग में होगा। और इस तरफ अगर हम यमुनोत्री की तरफ चलें तो विकास नगर और बड़कोट में होगा और कीर्ति नगर में भी हम रखेंगे। महाकुंभ में भीड़ की मॉनिटरिंग का काम खुद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो चार धाम में भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी से मॉनिटरिंग के साथ व्यवस्थाओं का अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह धार्मिक यात्राओं, आयोजनों, मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है, उसमें वक्त पर पूरी तैयारी करना सरकार के लिए चुनौती बन गया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हल्द्वानी में शुक्रवार को राष्ट्रीय खेलों का समापन कार्यक्रम होगा, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में इस कार्यक्रम की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। बता दें कि इस कार्यक्रम में कई तरह के कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। एक तरफ बॉलीवुड गायक सुखविंदर अपनी प्रस्तुति देंगे, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड समेत कई राज्यों के संस्कृति के रंग दिखाई देंगे। उत्तराखंड में पिछले 2 हफ्तों से जारी 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन की घड़ी आखिरकार नजदीक आ गई है। शुक्रवार को हल्द्वानी के इस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ जो है इस राष्ट्रीय खेलों का समापन हो जाएगा और अगले राष्ट्रीय खेल जहां होंगे उसकी बैटन उस राज्य को सौंप दी जाएगी। देखिए आप किस तरीके से खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है इस पूरे इंटरनेशनल स्टेडियम को, क्योंकि शुक्रवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद रहेंगे, देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ मौजूद रहेंगे, तो तैयारियां बिल्कुल भव्य हैं। शुक्रवार को अमित शाह जब यहां पहुंचेंगे तो स्टेज पर एक तरफ बॉलीवुड के नामी कलाकार परफॉर्म कर रहे होंगे, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड की लोक संस्कृति के रंग भी यहां पर हमें दिखाई देंगे। तकरीबन 12,000 लोगों की मौजूदगी में इस राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल पक्का कर लिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पुष्कर सिंह धामी तो राष्ट्रीय खेलों की किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, फिर ये गोल्ड मेडल वाली बात कहां से आई? तो आपको दिखाते हैं ऐसा क्या कहा जा रहा है। जब देवभूमि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की जिम्मेदारी मिली थी, तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि उत्तराखंड इस जिम्मेदारी को इतनी बखूबी से निभा पाएगा कि बड़े से बड़े राष्ट्रीय रिकॉर्ड यहाँ की धरती पर टूटेंगे। छोटा और हिमालयी राज्य होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राष्ट्रीय खेलों की ऐसी तैयारी हुई कि उत्तराखंड की चारों ओर वाहवाही होने लगी। जैसे ही उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली, तो सीएम धामी तुरंत ग्राउंड जीरो पर उतरे और स्वयं सभी व्यवस्थाओं को बखूबी परखा। जहां जैसी जरूरत थी वैसे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती के साथ तैयार करवाया। 28 जनवरी 2025 से राष्ट्रीय खेलों का आगाज हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। शुभारंभ के बाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर राष्ट्रीय खेलों के विभिन्न आयोजनों में सम्मिलित होकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहे। सीएम धामी ने अपने अनुभवों से राज्य में बेहतर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सबके सामने रखा। इतना ही नहीं, इस बार उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों में ऊंची छलांग लगाते हुए पदक तालिका में अपनी मजबूत स्थिति बनाई है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को जो गोल्ड मेडल मिला है वो गोल्ड मेडल है उत्तराखंड में बेहतर हो रहे खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसकी बदौलत उत्तराखंड की युवा शक्ति ने मैदान में अपनी ताकत दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फरवरी महीने से उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर का सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में वन विभाग ने अपनी तैयारियां परख ली हैं। फॉरेस्ट फायर को लेकर राज्य के 6 जिलों में ये तैयारियां की गई हैं। पहुंचे और हालात का जायजा लेने के साथ तैयारियों को लेकर समीक्षा की। सीएम धामी ने अधिकारियों को कहा कि जंगलों की आग के लिहाज से सेंसिटिव क्षेत्रों पे हर समय नजर रखनी पड़ेगी, तभी हम इस पर काबू पा सकेंगे। जो वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण हो, उसके लिए हमारे सभी स्वयं सहायता समूह, युवा, हमारे छात्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के लोग, अन्य आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिलकर जो है इनके प्रति जागरूकता का अभियान भी चलाएंगे।
फॉरेस्ट फायर को लेकर राज्य के 6 जिलों में मॉक ड्रिल की गई। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, कोटद्वार, चक्राता, चंपावत में जंगल की आग को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में जंगल में आग की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कई विभागों की टीम ने जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश की। वहीं इस मॉक ड्रिल में इस बात को भी देखा गया कि सभी विभाग कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके आग पर काबू पाएंगे। जबकि देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम में बैठकर सीएम धामी जंगल की आग की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और हालात का जायजा लेने के साथ तैयारियों को लेकर समीक्षा की। सीएम धामी ने अधिकारियों को कहा कि जंगलों की आग के लिहाज से सेंसिटिव क्षेत्रों पर हर समय नजर रखनी पड़ेगी। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज की खबरें अब गहराने लगी हैं। खाली होते पहाड़ों ने अब पहाड़ी राज्य की मूल अवधारणा पर सवाल शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से गांव के गांव खाली हो रहे हैं, 2027 में अगर जनसंख्या के आधार पर परमिशन हुआ तो पहाड़ में विधानसभा की सीटें और भी कम हो जाएंगी, जो पहाड़ के पूरे अस्तित्व पर सवाल है। गाँव के गाँव खाली नहीं पाने तो अब सब नौकरी पेशा वाल छन, जो घरिया छन गरम छन, खेती पे आरी कुछ नहीं छ, अब खेती कोई करना नहीं छ, कन क्या छ कोरी क्या कंदा सुंगर रखना नहीं था। बांदर गुण दिन भर परेशान, आज यहाँ छो गुण बांदर तुम देख रहे। ये है 70 साल की श्यामा देवी। पहाड़ के कई गाँव में अब आपको इसी तरह सिर्फ बुजुर्ग नजर आएंगे, जिनके पास सड़क, बिजली, पानी, बंदर, लंगूर, सुअर और गुलदार जैसी दर्जनों तरह की अपनी अपनी समस्याएं हैं। हालात ये है कि यमकेश्वर ब्लॉक की 53 ग्राम पंचायतों में पूरी तरह से पलायन हो चुका है। ये सिर्फ एक उदाहरण है। पलायन आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 2008 से 2018 के बीच 10 सालों में उत्तराखंड से 1 लाख से ज्यादा लोग खेत खलिहान बेचकर पलायन कर गए। इसके अलावा अस्थायी रूप से 3,80,000 से ज्यादा लोग पहाड़ छोड़ चुके हैं। मूल में जाएं तो जंगली जानवरों और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की बेहतर चाह में हम लोगों ने पलायन किया। मुख्यतः इसमें जंगली जानवरों का विशेष तौर पे, कुछ शिक्षा का वो भी हो गया साहब, कुछ हॉस्पिटलों का भी वो नहीं है। अगर ये चीजें अगर यहाँ खुल जाए हैं, बढ़िया स्कूल हो खुले, यहाँ बढ़िया हॉस्पिटल खुले, तो मेरे ख्याल में शायद पलायन जो है कि रुक सकता है। पलायन की ये समस्या अब सियासी चिंता का भी कारण बनने लगी है और इसके पीछे है प्रस्तावित परिसीमन। हर बार परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है। 2002 में हुए परिसीमन में पहाड़ के हिस्से 40 और मैदान के हिस्से 30 सीटें आई, लेकिन 2012 में 2001 की जनसंख्या के आधार पर हुए परिसीमन में पहाड़ की सीटें घटकर 34 रह गईं और मैदान जिलों में सीटें बढ़कर 36 पर पहुंच गईं। अगला परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा, जिसने पहाड़ की सियासत करने वालों की नींद उड़ा दी है। तो जब अगला परिसीमन होगा तो इसका जो नुकसान है, इसका जो भुगतान है, उस वक्त पहाड़ की जनता को करना पड़ेगा, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, तो पहाड़ों पे बिल्कुल सीटें कम हो जाएंगी। तो जब आज पर पहाड़ों के विकास में इतनी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, तो जब वहाँ पे सीट कम हो जाएंगी तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है सरकार को ये सोचना चाहिए। इस राज्य की मांग ही जो है पर्वतीय क्षेत्रों के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए हुई है, और परिसीमन में अगर सीटें घट के पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में जाती हैं तो इसमें जो विकास है वो कहीं न कहीं अवरुद्ध होगा। तो भारत सरकार को चाहिए कि परिसीमन में कोई ऐसी शिथिलता हमको पार्लियामेंट से मिले जिसमें कि हमारा क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन हो। पहाड़ों की 3,946 ग्राम पंचायतों में लोग पूरी तरह से पलायन कर चुके हैं। ये इलाके घोस्ट विलेज में बदलते जा रहे हैं। 6,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में भी हालात कुछ इसी तरह के हैं। पलायन आयोग की ये रिपोर्ट उत्तराखंड की है, जो बेहद डरावनी तस्वीर पेश कर रही है। उससे साफ है कि पहाड़ी राज्य की डेमोग्राफी खतरे के निशान पर है। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ पत्रकार मंजुल मांझेला के निधन पर दुख जताया। की कवायद हो गई है। हालांकि बीजेपी में तो एक राय नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस में खींचातानी के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या करण माहरा 3 साल पूरे करने के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर चुनाव से पहले नए अध्यक्ष की ताजपोशी होगी? रिपोर्ट देखिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को एक बार फिर मौका मिलेगा या कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, ये तो जल्द साफ हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल तो कांग्रेस में है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कार्यकाल मई में पूरा होना है। लेकिन अलग अलग नेताओं के नाम लॉबिंग और दिल्ली में फील्डिंग सजाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है, तो सोशल मीडिया में भी सरगर्मी तेज है। ऐसे में क्या कांग्रेस हाईकमान 3 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही करण माहरा की जगह नया अध्यक्ष बनाएगा? ये सवाल है। मैं हर फैसले के लिए पार्टी के लिए तैयार हूँ। मेरी पार्टी है, पार्टी ने मुझे एक बीटीसी मेंबर से यहाँ तक पहुँचाया है, डिप्टी रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, एश्योरेंस कमेटी का चेयरमैन मुझे बनाया गया, 4 विधानसभा के चुनाव मुझे लड़ाए गए। पार्टी और क्या दे सकती किसी व्यक्ति को? मान सम्मान सभी कुछ दिया है, तो पार्टी जहां उचित समझेगी वहां इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस में करण माहरा से पहले 7 महीने गणेश गोदियाल तो 4 साल प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहे। वहीं करीब 7 साल यशपाल आर्य प्रदेश अध्यक्ष रहे। खबर है कि बदलाव की सूरत में कांग्रेस इन्हीं में से किसी एक चेहरे को फिर जिम्मेदारी दे सकती है, तो तीनों बड़े नेता दिल्ली के संपर्क में है। वहीं अध्यक्ष जो भी बने, उसके लिए 2027 में पार्टी की वापसी कराना सबसे बड़ी चुनौती होगी। प्रीतम सिंह के मुताबिक हाईकमान को जल्द पिक्चर साफ करनी चाहिए। वहीं गणेश गोदियाल की माने तो हाईकमान जो भी फैसला लेगा सबके सामने होगा। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय ले, अगर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होना है तो उस पर भी जो है शीघ्र निर्णय होना चाहिए, और अगर नेतृत्व परिवर्तन नहीं होना है तो भी उस पर जो है निर्णय होना चाहिए। ये जो अनिर्णय की स्थिति है उससे कार्यकर्ता भी हतोत्साहित होता है और जो संगठन को गति मिलनी चाहिए वो गति भी नहीं मिल। कांग्रेस में फिलहाल प्रदेश में संगठन काम कर रहा है, प्रदेश अध्यक्ष अपनी जगह पर मौजूद हैं और समय आएगा, हाईकमान अगर इस बात को महसूस करेगा कि बदलाव होना चाहिए तो हाईकमान इस बारे में सोच रहा होगा। प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, ये सब लोग इस बात पर निगाह रखते हैं और ये हाईकमान को रिपोर्ट देते हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी निर्णय होगा वो सबके सामने। कुल मिलाकर कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए खींचतान शुरू हो चुकी है, तो पार्टी के अंदर अप्रैल तक में बदलाव की चर्चा तेज है। ऐसे माहौल में करण माहरा क्या दोबारा मौका पाते हैं या फिर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष आता है? इस पर कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं की नजरें टिकी हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।